आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में पिछली वीडियो में हमने किया था प्रिंटेड पेपर्स के बारे में, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में और पोस्ट कार्ड के बारे में। आज हम आगे करना शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्मॉल पैकेट के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में स्मॉल पैकेट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। रूल नंबर 44 है डिस्क्रिप्शन के बारे में, स्मॉल पैकेट के विवरण के बारे में। This small packets service is intended to enable transmission of small quantity of goods by letter post। अब हमने पहले क्या था कि फॉरेन पोस्ट में आर्टिकल्स को ब्रॉडली बड़े तौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया। और कौन कौन सी, एक लेटर पोस्ट आ जाएंगी और दूसरी कौन सी आ जाएगी, पार्सल पोस्ट आ जाएगी। अब लेटर पोस्ट में बहुत सारी डाक वस्तुएं शामिल हैं। लेटर पोस्ट में लेटर आ जाते हैं, पोस्ट कार्ड इसमें शामिल हैं, एरोग्राम्स आ जाएंगे, प्रिंटेड पेपर्स होते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, लेटर पोस्ट में आ जाएंगी। और स्मॉल पैकेट की बात करें तो स्मॉल पैकेट भी किस में आता है, लेटर पोस्ट में आता है। और ये हम पहले कर चुके हैं, जहाँ पे हमने किया था कि लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट दो श्रेणियों में फॉरेन पोस्ट आर्टिकल्स को बांटा गया है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। अगर लेटर पोस्ट की बात करें, देखिए आप पार्सल पोस्ट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप कोई भी सामान भेजना चाहते हैं, लेकिन लेटर पोस्ट के माध्यम से भेजना चाहते हैं, तो आपके पास कौन सी ऑप्शन रहेगी। तो पत्र डाक के माध्यम से या लेटर पोस्ट के माध्यम से अगर आप कम मात्रा में कोई भी सामान भेजना चाहते हैं, उस सामान के प्रसारण के लिए आपको स्मॉल पैकेट वाली सुविधा दी जाएगी। यानी कि पत्र डाक के माध्यम से अगर आप कम क्वांटिटी का कोई भी सामान भेजना चाहेंगे तो आपके पास स्मॉल पैकेट वाली सुविधा आ जाएगी, पार्सल पोस्ट का आप यूज़ अगर नहीं करना चाहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें भेजी जा सकती हैं, गिफ्ट भेजे जा सकते हैं, क्या कोई भी उपहार भेजा जाना है वो इसमें भेजा जा सकता है। आइटम्स ऑफ सेलेबल वैल्यू, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कोई भी बिक्री योग्य मूल्य होगा। सैम्पल्स ऑफ मर्चेंडाइज, उसके बाद माल के नमूने भेजना चाहते हैं। मे बी ट्रांसमिटेड बाई स्मॉल पैकेट सर्विस, तो ये सारी चीज़ें आप स्मॉल पैकेट सेवा के अंडर भेज पाएंगे। Small packets should not bear an inscription or contain documents in the nature of current and personal correspondence or any document exchanged between persons other than the sender and the addressee। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, इसमें आप क्या भेज सकते हैं, कोई इंस्क्रिप्शन या डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, वो केवल सेंडर और एड्रेसी के बीच में आदान प्रदान किया जाना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है, ये जो शिलालेख होंगे या जो डॉक्यूमेंट होंगे, ये करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस वाली प्रकृति के नहीं होने चाहिए। यानी कि इनमें कोई भी वर्तमान या व्यक्तिगत संचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इनमें आप डॉक्यूमेंट या इंस्क्रिप्शन तो भेज पाएंगे, लेकिन उसमें कोई भी करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं होना चाहिए जो सेंडर या एड्रेसी के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में उसमें आदान प्रदान किया जाए। तो स्मॉल पैकेट में इस तरह से आप ये चीज़ें भेज पाएंगे। They should not contain any postage stamps or form of prepayment, whether cancelled or not, और any paper representing a monetary value। उसके बाद स्मॉल पैकेट के अंदर आप कोई भी पोस्टेज स्टैम्प, डाक टिकट नहीं भेजेंगे, कोई भी फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट, पूर्व भुगतान का कोई भी प्रपत्र नहीं भेजा जाएगा, चाहे उसे कैंसिल किया गया हो या नहीं किया गया हो। और साथ में उसके बाद कोई भी ऐसा पेपर जो क्या करे, किसी भी मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करे, उसको भी स्मॉल पैकेट के अंदर नहीं भेजा जाएगा। इट इज़ परमिटेड टू एनक्लोज इन अ स्मॉल पैकेट एंड ओपन इनवॉइस रिड्यूस टू इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। लेकिन स्मॉल पैकेट में आप क्या कर सकते हैं, एक ओपन इनवॉइस डाल के भेज सकते हैं जो इसके आवश्यक तत्वों के क्रम के लिए होनी चाहिए। The following indications are also permitted either on the outside or on the contents themselves on a separate sheet। तो दूसरी चीज़ बताइए, ये सारी चीज़ों के अलावा आपको कुछ और निर्देश देने की यहाँ पे अनुमति दी जाएगी, चाहे आप उसको आर्टिकल के बाहर दें या फिर उसके जो सामग्री आप स्मॉल पैकेट के अंदर भेज रहे हैं उस सामग्री के ऊपर भी वो इंडिकेशंस या निर्देश दिए जा सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे निर्देश हैं जो स्मॉल पैकेट्स में आपको अनुमति दी जाएगी देने के लिए। The address of the sender and the addressee with indications used in commercial traffic। सबसे पहले प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पते, ये चीज़ों की आपको अनुमति रहेगी। और साथ में वाणिज्यिक यातायात में उपयोग किए जाने वाले संकेतों के साथ ये पते हो सकते हैं, एड्रेस हो सकते हैं।
ट्रेडमार्क हो सकता है, व्यापार चिन्ह हो सकता है, रेफरेंस टू कोरेस्पोंडेंस एक्सचेंज्ड बिटवीन द सेंडर एंड द एड्रेसी, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच आदान प्रदान किए गए पत्राचार का संदर्भ हो सकता है, रेफरेंस कोई हो सकती है, और शॉर्ट नोट रेफरिंग टू द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। उसके बाद एक शॉर्ट नोट हो सकता है जो मैन्युफैक्चरर, जो निर्माता है या जो सप्लायर है जिसने उसकी आपूर्ति की है, या सोर्स ऑफ गुड्स, उस सामान का जो सोर्स है, मतलब कहाँ से उसको प्राप्त किया गया, उसके संबंध में शॉर्ट नोट हो सकता है। कंसर्निंग द पर्सन फॉर हुम द गुड्स आर इंटेंडेड, या फिर जिस व्यक्ति के लिए वो सामान भेजा जा रहा है उसके संबंध में शॉर्ट नोट इसमें हो सकता है। सीरियल और रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या जो वस्तु इसमें भेजी जा रही है उसका सीरियल नंबर या उसकी पंजीकरण संख्या, उसका प्राइस, पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वेट, उसके वजन के संबंध में विवरण, वॉल्यूम, साइज, क्वांटिटी, सिमिलर पर्टिकुलर्स नेसेसरी टू डिटरमाइन द सोर्स एंड कैरेक्टर ऑफ द गुड्स। ये सारी चीज़ों की आपको उसमें अनुमति मिल जाएगी। आपने पढ़ लेनी है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए तो ये आ जाएगा स्मॉल पैकेट के लिए। अब स्मॉल पैकेट जो लेटर पोस्ट में आता है, और अगर आप फॉरेन पोस्ट में लेटर पोस्ट के माध्यम से कोई भी कम सामान भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्मॉल पैकेट का यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल पैकेट में गिफ्ट हो सकते हैं, ऐसी कोई वस्तु हो सकती है जिसका बिक्री योग्य मूल्य हो, या इसमें माल के नमूने हो सकते हैं, इन सभी को स्मॉल पैकेट के रूप में भेजा जा सकता है। दूसरी बात, स्मॉल पैकेट में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी इंस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई भी करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस के नेचर की कोई भी उसमें कोरेस्पोंडेंस हो, मतलब कोई भी इस तरह का पत्राचार हो, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो एड्रेसी और सेंडर के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में आदान प्रदान किया जा रहा हो। इसमें कोई भी डाक टिकट नहीं होने चाहिए, पोस्टेज स्टैंप्स नहीं होनी चाहिए, फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे उन्हें कैंसिल किया गया हो या नहीं किया गया हो, या फिर कोई भी ऐसा उसमें पेपर नहीं होना चाहिए जो मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करे। और उसके बाद आपको और क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी आप उसमें भेज सकते हैं, इनवॉइस भेज सकते हैं, ओपन इनवॉइस भेजी जा सकती है जो उस स्मॉल पैकेट में भेजे गए आर्टिकल्स के क्रम के संबंध में होगी। और उसके बाद इन सारी चीज़ों की आपको अनुमति दी जाएगी, चाहे आप उनको स्मॉल पैकेट के ऊपर लिख सकते हैं या स्मॉल पैकेट के अंदर भेजी जाने वाली सामग्री के ऊपर भी आपको अनुमति मिल जाएगी। जैसे ट्रेडमार्क है तो स्मॉल पैकेट के अंदर जो सामग्री भेजी जा रही है उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों की आपको यहाँ पे अनुमति दी जाएगी। Documents not in the nature of current and personal correspondence but exchanged between the sender and the addressee can be sent in small packet। जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि एड्रेसी और जो सेंडर रहेगा स्मॉल पैकेट का, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज किए जाने वाले डॉक्यूमेंट स्मॉल पैकेट के अंदर भेजे जा सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट रहेंगे ये किस नेचर के नहीं होने चाहिए, करंट और पर्सनल कोरेस्पोंडेंस यानी कि वर्तमान या व्यक्तिगत संचार की प्रकृति के नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, एंड एड्रेसी कैन बी सेंट इन स्मॉल पैकेट, यह आएगा कि आप इनको स्मॉल पैकेट में भेज पाएंगे। लीगल एंड कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, ओल्ड कोरेस्पोंडेंस, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा वुड कम अंडर दिस डिस्क्रिप्शन। और ये डिस्क्रिप्शन जो बताई गई है कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिनमें कोई भी करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस नहीं होना चाहिए, ये स्मॉल पैकेट के एड्रेसी और सेंडर के बीच में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। कौन कौन से दस्तावेज इस तरह के होते हैं, जैसे कोई भी लीगल या कमर्शियल डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई भी पुराना पत्राचार है, या फिर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं। इस तरह के जो भी सामान या डॉक्यूमेंट होंगे उनको स्मॉल पैकेट के अंदर भेजा जा सकता है, क्योंकि इनमें क्या नहीं होगा, इनमें कोई भी करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस नहीं रहेगा। Documents which are permissible as printed papers may also be included in small packet। उसके बाद ऐसे जितने भी सामान या ऐसे जितने भी दस्तावेज जिन्हें आप प्रिंटेड पेपर्स के रूप में भेज सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में प्रिंटेड पेपर्स के बारे में किया, कौन कौन सी चीज़ों को भेजने की अनुमति आपको प्रिंटेड पेपर्स में दी जाएगी। तो जो जो डॉक्यूमेंट आप प्रिंटेड पेपर्स के रूप में भेज सकते हैं, मुद्रित कागजात के रूप में भेज सकते हैं, उन सभी को आप स्मॉल पैकेट के अंदर भी डाल के भेज सकते हैं, इनके उनको स्मॉल पैकेट के रूप में भेजने की अनुमति आपको दी जाएगी। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, टेप्स एंड वायर्स whether or not wearing a sound or video recording, ADP automatic data processing cards, magnetic tapes or similar means as well as QSL cards can also be sent in small packet provided the recording contained in them is not a personal communication। उसके बाद ग्रामोफोन रिकॉर्ड, टेप, कोई भी वायर है या इसी तरह का कोई भी और जिसमें साउंड या वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब इस तरह का कोई भी और साधन जिसमें आप साउंड रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, ADP ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग कार्ड है, मैग्नेटिक टेप्स हैं, इसी तरह के और कोई सामान, या QSL कार्ड है, इन सभी को भी स्मॉल पैकेट के रूप में भेजा जा सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहेगी, इनमें जो भी साउंड या वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी उसमें कोई भी व्यक्तिगत संचार नहीं होना चाहिए, कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन इसमें नहीं होना चाहिए, तो आप इसे
स्मॉल पैकेट के रूप में भेज पाएंगे। तो ये आपने अच्छे से कर लेने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, डायमेंशंस की बात करते हैं। स्मॉल पैकेट शुड कन्फर्म टू द मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर लेटर्स। तो जो पत्रों के लिए निर्धारित है मिनिमम और मैक्सिमम डायमेंशंस वही स्मॉल पैकेट के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। क्लोज नंबर 25 में इसके बारे में आप देख सकते हैं। मैक्सिमम वेट की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल पैकेट शुड नॉट एक्सीड 2 kg इन वेट। कोई भी स्मॉल पैकेट अगर आप भेजना चाहेंगे तो मैक्सिमम उसका वेट कितना हो सकता है, 2 kg। अब ध्यान रखना, प्रिंटेड पेपर्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हमने कर लिए और पोस्ट कार्ड कर लिए, लेटर्स कर लिए, इन सभी के वेट लिमिट्स, इन सभी की डायमेंशंस आपको याद रखनी है। आज हम स्मॉल पैकेट के बारे में कर रहे हैं। स्मॉल पैकेट का अधिकतम वजन 2 किलोग्राम हो सकता है। However, for certain countries the limit is only 500 ग्राम्स। लेकिन कुछ देशों के लिए ये जो लिमिट 2 kg की है केवल 500 ग्राम ही होगी। आगे चलते हैं, मेकअप एंड पैकिंग की बात करते हैं। कोई भी स्मॉल पैकेट होगा, किस तरह से उसकी बनावट होनी चाहिए या किस तरह से उसे पैक किया जाना चाहिए। इन एडिशन टू कन्फर्मिंग टू द जर्नल कंडीशंस ऑफ मेकअप, स्मॉल पैकेट्स शुड बी सो पैक्ड एज टू एनेबल अ क्विक एंड ईजी एग्जामिनेशन ऑफ कंटेंट्स। तो जो भी आपकी सामान्य शर्तें हैं किसी भी डाक वस्तु को पैक करने की, उन शर्तों के अलावा स्मॉल पैकेट को इस तरह से आपने पैक करना है ताकि उसकी आसानी से और जल्दी से जाँच की जा सके, यानी कि उसके अंदर जो सामग्री भेजी जा रही है उसकी आसानी से और जल्दी से जांच की जा सके। तो बनावट की जो भी सामान्य शर्तें हैं कि इस तरह से बनाया जाना है, अन्य डाक वस्तुओं को नुकसान ना हो या पोस्टल ऑफिशियल्स को कोई नुकसान ना हो, या फिर जो भी आप उसके अंदर सामग्री भेज रहे हैं उसकी नेचर के अनुसार या उसकी जो ट्रांसमिशन की दूरी है उसके अनुसार उसको पैक करना है, और भी और रेक्टेंगुलर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो सामान्य शर्तें आ जाएगी बनावट के लिए कि आपको इस तरह से उसे बनाना है। उन शर्तों के अलावा अपने स्मॉल पैकेट को इस तरह से पैक करना है कि उनको आसानी से उनकी जांच की जा सके, इनके उसके अंदर जो सामग्री भेजी जा रही है उसकी आसानी से जांच की जा सके और जल्दी से जांच की जा सके। दे शुड बेयर द इंडिकेशन पैकेट्स, पैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपके और भी आगे आते जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने पोस्टेज पेड पोर्ट पे ही किया था, वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के मामले में यूज़ होता है, उसी तरह से आज हम स्मॉल पैकेट के बारे में कर रहे हैं। स्मॉल पैकेट में ध्यान रखेंगे, स्मॉल पैकेट के लिए पैकेट्स पैकेट ये वाली इंडिकेशन भी यूज़ की जाती है, इसके सिमिलर या इसके समान स्मॉल पैकेट इंग्लिश में हो सकती है या फिर और कोई लैंग्वेज जो उस डेस्टिनेशन कंट्री में जहाँ के लिए उसे भेजा जा रहा है वहाँ पे जानी जाती है, अब उस भाषा में भी हो सकते हैं। तो जब भी स्मॉल पैकेट भेजे जाएंगे उनके ऊपर या तो इंग्लिश में या फिर गंतव्य के देश में जो भी नॉन लैंग्वेज होगी, जो भी ज्ञात भाषा होगी, उसमें ये पैकेट्स पैकेट या इसके समकक्ष स्मॉल पैकेट का संकेत उसके ऊपर दिया जाना चाहिए। तो स्मॉल पैकेट के लिए ये दोनों आपने याद रखनी है। स्मॉल पैकेट तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये वाली आपने इंडिकेशन अच्छे से याद रखनी है, स्मॉल पैकेट के लिए यूज की जाती है। दे शुड इनवेरिएबली वेयर द सेंडर्स नेम एंड एड्रेस ऑन दी आउटसाइड। उसके बाद उनके ऊपर प्रेषक का नाम और पता हमेशा बाहर की ओर अंकित करना चाहिए। मतलब कि जो भी प्रेषक का नाम और पता रहेगा वो आपने कहाँ पे, जो भी स्मॉल पैकेट होगा उसके बाहर आपको दर्शाना होगा। कस्टम डिक्लेरेशन शुड ऑलवेज अकम्पनीड स्मॉल पैकेट इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। अब जैसे हमने लेटर्स के लिए किया था, क्या सभी आप लेटर्स में कोई भी ड्यूटीएबल गुड नहीं भेजेंगे, लेकिन कुछ देश जो है लेटर में इस तरह की ड्यूटीएबल गुड या शुल्क लगने योग्य सामान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस मामले में क्या हो जाएगा, उसी मामले में अगर लेटर के अंदर आप क्या भेज रहे हैं, ड्यूटीएबल गुड भेज रहे हैं, तभी आपको कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन स्मॉल पैकेट के मामले में आपको इसके साथ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। मूल्य की परवाह किए बिना सीमा शुल्क घोषणा हमेशा छोटे पैकेट के साथ होनी चाहिए, यानी कि स्मॉल पैकेट जब भी भेजा जाएगा कस्टम डिक्लेरेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अनिवार्य हो जाएगी। डिलीवरी की बात करें, वितरण की बात करें, स्मॉल पैकेट्स एक्सीडिंग 500 ग्राम्स इन वेट आर सब्जेक्ट टू अ डिलीवरी फीस पेएबल बाय द एड्रेसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब देखो, हमने इंलैंड पोस्ट में कहीं भी डिलीवरी फीस के बारे में नहीं सुना। अब ये डिलीवरी फीस क्या होती है, जब भी आप फॉरेन आर्टिकल कोई भी भेजेंगे तो जब उसका वितरण किया जाता है उस वितरण के लिए क्या लिए जाते हैं, चार्जेस लिए जाते हैं। तो कोई भी स्मॉल पैकेट जिसका वजन 500 ग्राम से अधिक होगा उसके वितरण के समय डिलीवरी फीस आपसे ली जाएगी। ध्यान रखेंगे, 500 ग्राम से अधिक कम होगा तो डिलीवरी फीस उसके ऊपर नहीं ली जाती, लेकिन 500 ग्राम से अधिक होने पर वितरण के समय प्राप्तकर्ता से डिलीवरी फीस रिकवर की जाएगी। अब देखो, यहाँ पे आगे हम करेंगे फॉरेन पोस्ट मैनुअल में, वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो एड्रेसी को देने होते हैं, बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो सेंडर को
देने होते हैं, कौन से चार्जेस कौन देगा या कौन से चार्जेस किसके ऊपर लगेंगे, क्या कब लगेंगे, वो सारी चीज़ें फॉरेन पोस्ट मैनुअल में आती हैं। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखना कि जैसे स्मॉल पैकेट है जिसका वजन 500 ग्राम से अधिक होगा, एड्रेसी को यानी कि प्राप्तकर्ता को उसके वितरण के लिए डिलीवरी फीस का भुगतान करना होगा। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस की बात करें, जो भी शर्तें हैं उनका उल्लंघन होने पर क्या जुर्माना लिया जाएगा। स्मॉल पैकेट्स नॉट कन्फर्मिंग टू दी कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड अबव विल बी रिटर्न टू सेंडर। कोई भी स्मॉल पैकेट है जो उपरोक्त हमने जितनी भी शर्तें कर ली कि ये नहीं इसमें होना चाहिए या इस तरह से पैक करना है कि आसानी से और जल्दी से जांच की जा सके या उसका जो वेट लिमिट है वो, अगर इन सारी शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में स्मॉल पैकेट क्या किए जाएंगे, प्रेषक को वापस कर दिए जाएंगे। चार्ज्ड विद डबल दी डेफिशिएंसी फॉर रेट एप्लीकेबल इन इनलैंड पोस्ट लेटर और पार्सल। और फिर वो क्या किया जाएगा, अंतर्देशीय डाक में पत्र या पार्सल पर लागू दर के अनुसार कमी का दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। यानी कि जो भी उचित होगा पत्र या पार्सल के अनुसार वो चार्जेस देखे जाएंगे इनलैंड पोस्ट के अनुसार, और उसके अनुसार जो भी चार्जेस उसके ऊपर लगने हैं उसके दोगुने चार्जेस आपसे फिर रिकवर किए जाएंगे स्मॉल पैकेट के बारे में। आगे चलते हैं। रूल नंबर 50 आपके पास, पोस्टेज अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड स्मॉल पैकेट। ऐसा कोई भी स्मॉल पैकेट जिसके लिए आपने कोई भी चार्जेस का भुगतान नहीं किया है या फिर चार्जेस का भुगतान किया है लेकिन आधे अधूरे चार्जेस का भुगतान किया है। स्मॉल पैकेट्स शुड बी फुली प्रीपेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी स्मॉल पैकेट भेजा जाएगा वो फुली प्रीपेड होना चाहिए, यानी कि उसको पोस्ट करने के लिए जो भी चार्जेस बनते हैं आपको उन चार्जेस का पूरा भुगतान करना पड़ेगा। अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड स्मॉल पैकेट्स आर नॉट फॉरवर्डेड। अवैतनिक और अपर्याप्त भुगतान वाले छोटे पैकेट अग्रेषित नहीं किए जाएंगे। यानी कोई भी ऐसा स्मॉल पैकेट जिसके लिए आपने पोस्टेज चार्जेस का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया है उन्हें वापस कर दिया जाएगा और उनको अग्रेषित नहीं किया जाएगा। Where possible, they are returned to sender and delivered on the recovery of charges if any, treating them as inland parcel if no other conditions are infringed। जहाँ तक संभव हो ऐसे स्मॉल पैकेट्स को क्या किया जाएगा जिनके ऊपर कोई भी चार्जेस का आपने भुगतान नहीं किया है उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा, ठीक है, प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। और बाकी जितनी भी शर्तें अगर वो उनका उल्लंघन नहीं करें, बाकी सब ठीक है, केवल चार्जेस का भुगतान पूरी तरह से नहीं किया है तो उन्हें अंतर्देशीय पार्सल के रूप में मानते हुए उनके ऊपर अगर कोई भी शुल्क वसूल किया जाना है तो वो वसूल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्मॉल पैकेट जो है वो पूरी तरह से प्रीपेड होने चाहिए। अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड स्मॉल पैकेट को आगे अग्रेषित नहीं किया जाएगा और जहां पर भी संभव है उन्हें प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। और अगर इस शर्त के अलावा कि वो पोस्टेज अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड है, इसके अलावा बाकी सभी कंडीशंस का, बाकी सभी शर्तों का वो पालन कर रहा है तो उसे इनलैंड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसके अनुसार देखा जाएगा अगर कोई भी चार्जेस उसके ऊपर ड्यू हैं तो वो जो सेंडर होगा उससे रिकवर किए जाएंगे। तो यहाँ से स्मॉल पैकेट के बारे में अब चलते हैं। लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड, अंध साहित्य पैकेट के बारे में, ये नेत्रहीनों के लिए साहित्य के बारे में। सेम जैसे इंग्लैंड में किया था वैसे ही फॉरेन पोस्ट में है, लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लाइंड लिटरेचर या सिकोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी। सैकोग्राम्स या फिर ब्लाइंड लिटरेचर दोनों किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए या लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड के लिए। तो इंग्लैंड में केवल क्या इंडिकेशन दी जाती है, ब्लाइंड लिटरेचर या अंध साहित्य लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फॉरेन पोस्ट में कौन सी इंडिकेशन यूज़ की जाती है, ब्लाइंड लिटरेचर भी की जाती है और सैकोग्राम ये इंडिकेशन भी यूज़ की जाती है। तो अब हमने दो कर लिए, एक हमने कर लिया स्मॉल पैकेट के बारे में पैकेट्स पैकेट और दूसरा हमने कर लिया ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बारे में सैकोग्राम। तो दोनों याद रखने इंपॉर्टेंट है। आर दोज विच कंटेन पेपर्स ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग लेटर्स, पीरियोडिकल्स, बुक्स एंड प्लेट्स इम्प्रेस्ड इन बरेली और एनी अदर स्पेशल टाइप फॉर द यूज ऑफ ब्लाइंड। अब देखो ये जो लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड है इसमें बताया गया कि इसमें क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार के पेपर या कागज़ हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कोई भी पत्र हो सकता है, इसमें पत्रिकाएं, पीरियोडिकल्स हो सकते हैं, इसमें किताबें हो सकती है या कोई भी प्लेट हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्प्रेस्ड इन ब्रेली, ये ब्रेल लिपि में छपी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी। आप इसमें कोई भी लेटर भेज सकते हैं, इसमें कोई भी पेपर भेज सकते हैं, इसमें पीरियोडिकल बुक या प्लेट भेज सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है ब्रेल लिपि में वो इंप्रेस होनी चाहिए, छपी होनी चाहिए। और एनी अदर स्पेशल टाइप फॉर द यूज ऑफ द ब्लाइंड, या फिर वो इस तरह से छपी होनी चाहिए जिनका यूज केवल ब्लाइंड जो पर्सन होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके द्वारा किया जाता है। उसी तरह से विशेष किसी प्रक्रिया के माध्यम से या प्रोसेस के माध्यम से उन्हें इंप्रेस किया गया होना चाहिए जिसका यूज केवल कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति करेगा। तो ब्लाइंड लिटरेचर या सैकोग्राम वे हैं जिन्हें नेत्रहीनों के उपयोग के लिए ब्रेल लिपि या किसी अन्य प्रकार की विशेष मांकित
किसी भी प्रकार के कागजात, पत्रिकाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनको सारी चीज़ों उसमें शामिल किया, लेकिन वो ब्रेल लिपि में या फिर इस तरह से स्पेशल टाइप से उनको इम्प्रेस किया जाना चाहिए जो केवल ब्लाइंड पर्सन के द्वारा यूज़ की जाएंगी। Sound recordings and literature for the blind are admitted only if these are sent by or addressed to an officially recognized institute for the blind। नेत्रहीनों के लिए साहित्य के रूप में ध्वनि रिकॉर्डिंग को तभी स्वीकार किया जाएगा जब ये दृष्टिहीनों के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा भेजी गई हो या इन संस्थानों को संबोधित की गई हो। यानी कि साउंड रिकॉर्डिंग को भी लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, इन्हें किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति के लिए या नेत्रहीनों के लिए जो भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा भेजा जा रहा है या उसके लिए इसे भेजा जा रहा है, तभी ये साउंड रिकॉर्डिंग स्वीकार की जाएंगी लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड के रूप में। A list of such institutions in India will be published by means of director journals, circulars and postal notices। और इस तरह के जो संस्थानों की या इंस्टीट्यूशंस की सूची है वो डायरेक्टर जनरल के सर्कुलर या परिपत्र जो होते हैं उनमें पब्लिश की जाती है, जारी की जाती है, या जो भी पोस्टल नोटिस होते हैं, डाक के नोटिस होते हैं या डाकघर के नोटिस होते हैं, उनमें भी इसे जारी किया जा सकता है। आगे चलते हैं। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट शुड नॉट हाउएवर कंटेन इंस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट वेदर इन द नेचर ऑफ पर्सनल कोरेस्पोंडेंस और नोट इन कन्वेंशनल राइटिंग और प्रिंटिंग एक्सेप्ट द टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज ऑफ स्पेशल टाइप और अ लेवल फॉर रिटर्न द पैकेट। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई है, कुछ भी ऐसा इसमें पत्र नहीं होना चाहिए, कुछ भी इसमें ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो कैसे तैयार किया गया हो, कन्वेंशनल राइटिंग से, पारंपरिक तरीके से जो लिखा जाता है उस तरह से उसको प्रिंट किया गया, इस तरह का कोई भी इसमें डॉक्यूमेंट आप नहीं भेजेंगे या ना कोई भी शिलालेख इसमें नहीं भेजेंगे, चाहे उसमें पर्सनल कोरेस्पोंडेंस हो या नहीं हो। मतलब इसमें आपको कुछ भी प्रिंट किया हुआ या लिखा हुआ भेजने की अनुमति नहीं है, चाहे वो पर्सनल कोरेस्पोंडेंस है या नहीं है, चाहे वो करंट है चाहे वो नहीं है, इस तरह की आपको अनुमति नहीं रहेगी। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, शीर्षक लिखा जा सकता है, जो भी सामग्री है, जो भी कंटेंट है उसका एक टेबल हो सकता है, या फिर इसको यूज करने के लिए, क्योंकि स्पेशल टाइप के हो सकते हैं कि जो नेत्रहीनों के उपयोग के लिए, तो उसको किस तरह से उपयोग करना है उसको उपयोग करने के लिए इसमें निर्देश हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, या फिर उस पैकेट को वापस लौटाने के लिए उसमें निर्देश हो सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा, इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं या प्रिंट की हुई ये हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें कोई भी और डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें पर्सनल कोरेस्पोंडेंस हो, चाहे उसको हाथ से लिखा गया हो, चाहे प्रिंट किया गया हो, वो नहीं होना चाहिए। They should also not contain postage stamps or any other form of prepayment, whether obliterated or not, or any paper representing a monetary value। उनमें डाक टिकट या पूरा भुगतान का कोई अन्य प्रपत्र भी नहीं होना चाहिए, चाहे उसे मिटा दिया गया हो या फिर नहीं, मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला भी कोई कागज इसमें नहीं होना चाहिए। तो आपके पास इसमें ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में कोई भी डाक टिकट, पोस्टेज स्टैम्प, मतलब बाहर तो चिपकाए जाएंगे लेकिन अंदर इस तरह की कोई सामग्री आप नहीं भेजेंगे, या पूरे भुगतान का कोई प्रपत्र नहीं होना चाहिए, फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे उसे ऑब्लिटरेट किया गया हो, मतलब ऑब्लिटरेट क्या होता है, तिरस्कृत किया गया हो या नहीं, या फिर कोई भी ऐसा पेपर जो किसी क्या करे, मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करे, इस तरह का उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट या पेपर नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, डायमेंशंस की बात करते हैं। लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड इज सब्जेक्ट टू दी सेम लिमिट्स ऑफ डायमेंशंस एज लेटर। तो इसके लिए भी पत्रों के समान ही डायमेंशंस रहेंगी, जो लेटर्स के लिए हैं वही इसके लिए भी रहेंगी। मैक्सिमम वेट की बात करें, अधिकतम वजन की बात करें, अ पैकेट ऑफ लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड शुड नॉट एक्सीड 7 kg इन वेट। कोई तो सेम क्या, जैसे हमने इंग्लैंड पोस्ट में किया था ब्लाइंड लिटरेचर के पैकेट के बारे में, तो वहाँ पे भी इसकी वेट लिमिट कितनी थी, 7 kg थी, और यहाँ पर भी इसकी वेट लिमिट कितनी आ जाएगी, 7 kg आ जाएगी। मेकअप एंड पैकिंग की बात करें, लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड इंक्लूडिंग लेटर्स इन ब्रेली शुड बी मेड अप सो एज टू एनेबल क्विक एंड इजी एग्जामिनेशन ऑफ दी कंटेंट्स। नेत्रहीनों के लिए साहित्य ब्रेल में पत्रों सहित को इस तरह से बनाया जाना चाहिए ताकि सामग्री की तुरंत और आसान जांच की जा सके। अब देखो, हमने लेटर्स के बारे में किया, लेटर्स के बारे में ऐसा नहीं बोला गया था कि आपने इस तरह से पैक करना है कि आसानी से उसकी सामग्री की जाँच की जा सके। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपको चार्जेस में छूट नहीं दी जाती है। लेकिन आपने देखा स्मॉल पैकेट हैं, प्रिंटेड पेपर्स हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैं, इनमें क्या होता है, आपको चार्जेस में छूट दी जाती है, इनके ऊपर जो चार्जेस लिए जाते हैं वो रिड्यूस्ड रेट के अनुसार होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाता है, इनकी जांच की जाती है कि क्या इनमें वही सामग्री भेजी जा रही है जिसको भेजने की इसमें अनुमति है, तो इसलिए इनकी जांच करनी होती है। अब जांच करने के लिए आपको इन्हें इस तरह से पैक करना होगा कि इनकी आसानी से और जल्दी से जांच की जा सके। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है कि नेत्रहीनों के लिए जो भी साहित्य भेजा जाता है उसे इस तरह से आपने पैक करना है ताकि उसकी सामग्री की तुरंत और आसानी से जांच की जा सके।
द पैकेट्स शुड बी एट द फ्रंट टॉप राइट हैंड कॉर्नर, द इंस्क्रिप्शन प्रेफरेबली अ printed label, psychogram, literature for blind and should invariably show the address of the sender also। उसके बाद ये जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं टॉप राइट हैंड कॉर्नर में इंस्क्रिप्शन या शिलालेख हो सकता है। क्या शिलालेख होना चाहिए? सेकोग्राम होना चाहिए, लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड, और साथ में इसमें और क्या होना चाहिए? प्रेषक का पता भी इसके ऊपर दर्शाया जाना चाहिए। तो पैकेट पर सामने की ओर दाहिने हाथ के कोने में एक मुद्रित लेबल हो सकता है जिसके ऊपर सेकोग्राम होगा या नेत्रहीनों के लिए साहित्य जिसका मतलब हो जाएगा, और साथ में प्रेषक का पता भी इसके ऊपर जरूर आपको लिखना चाहिए। पोस्टेज की बात करें, डाक शुल्क की बात करें, तो जैसे इंग्लैंड पोस्ट में आपको चार्जेस में छूट दी जाती थी, इसी तरह से फॉरेन पोस्ट में भी इसके लिए छूट दी जाती है। लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम पोस्टेज फीस। सबसे पहले ये जो आप लिटरेचर भेजेंगे ब्लाइंड पर्सन के लिए, इसमें आपको पोस्टेज चार्जेस से छूट दी जाएगी, यानी कि जो भी डाक शुल्क लगेगा किसी भी डाक वस्तु के ऊपर वो आपसे लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड के लिए नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के लिए चार्जेस नहीं लगेंगे। एक्नॉलेजमेंट एंड इंक्वायरी फीस फॉर ट्रांसमिशन बाई सरफेस, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर तभी आपको छूट दी जाएगी अगर आप इसका प्रसारण जो है सतह मार्ग के माध्यम से करते हैं। एक्नॉलेजमेंट के लिए इंक्वायरी फीस नहीं लगेगी, पोस्टेज फीस और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी अगर इसका प्रसारण सतह डाक के माध्यम से किया जाता है। एयर चार्जेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड बाई एयर और द ट्रांसमिशन ऑफ द एक्नॉलेजमेंट्स बाई एयर आर हाउएवर पेएबल एज फॉर प्रिंटेड पेपर्स। ये इंपॉर्टेंट पढ़ा जाएगा। एयर चार्जेस लिए जाते हैं अगर आप लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड को हवाई मार्ग के माध्यम से प्रेषित करते हैं, प्रसारित करते हैं, और साथ में अगर आपने इस लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड के साथ एक्नॉलेजमेंट भी लगाई है, उसको भी हवाई मार्ग से भेजा जाएगा, तो उसके ऊपर भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और कितने चार्जेस देने पड़ेंगे? पेएबल एज फॉर प्रिंटेड पेपर्स, जो चार्जेस प्रिंटेड पेपर्स या मुद्रित कागजात के ऊपर लगेंगे। अब देखो इंग्लैंड पोस्ट में हमने किया था कि लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड या ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए आपसे जो चार्जेस लिए जाते हैं वो कौन से लिए जाते हैं? केवल हवाई मार्ग से भेजने के लिए लिए जाते हैं। और कितने लिए जाते हैं? तो वो हमने किया था कि जितने बुक पैकेट्स के ऊपर लगते हैं। उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में हमने क्या कर लिया कि जो प्रिंटेड पेपर सर्विस है वो इंग्लैंड पोस्ट में किसके साथ मेल खाती है? वो इंग्लैंड पोस्ट में बुक पैकेट के साथ मेल खाते हैं। तो उसी तरह से जो ब्लाइंड लिटरेचर आपके होते हैं, लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड है फॉरेन पोस्ट में, इनके ऊपर जो आपसे एयर चार्जेस या हवाई अधिभार लिए जाएंगे, अब इनको हवाई मार्ग से प्रेषित करने के लिए वो प्रिंटेड पेपर्स के सामान रहेंगे। और साथ में अगर इसके आपने एक्नॉलेजमेंट भी भेजनी है तो उसका वेट भी साथ में अकाउंट किया जाता है उसके ऊपर चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए। आगे चलते हैं, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, तो शर्तों का उल्लंघन होने पर क्या जुर्माना लगेगा? दे विल नॉट बी फॉरवर्डेड। तो ऐसे लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड जो कि शर्तों का उल्लंघन करते हैं उनको प्रेषित नहीं किया जाएगा, बट विल बी रिटर्न टू सेंडर, उन्हें प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। एंड विल बी चार्ज ऑन डिलीवरी विद लेटर और पार्सल पोस्टेज एट इंटरनल पोस्टेज रेट विच एवर इज एप्लीकेबल। तो जो भी उचित होगा उसके अनुसार इंटरनल पोस्टेज यानी कि अंतर्देशीय जो भी आपकी आंतरिक डाक शुल्क होते हैं, आंतरिक डाक दर होती है, उसके अनुसार पत्र या पार्सल दर के अनुसार उसके वितरण के समय सेंडर से या प्रेषक से चार्जेस वसूल किए जाएंगे। इफ द सेंडर विशेज टू रीपोस्ट द आर्टिकल, अब शर्तों का उल्लंघन हो गया, जो आर्टिकल है वो सेंडर को वापस कर दिया, वापस आने के बाद अगर उसको फिर से रीपोस्ट करना चाहता है आफ्टर कंप्लाइंग विद द नेसेसरी कंडीशंस ही मे डू सो, तो जो भी निर्धारित शर्तें हैं उनका वो पालन करेगा। पालन करने के बाद वो आर्टिकल को दोबारा से पोस्ट कर सकता है। इट इज़ परमिसिबल इन सच केस टू यूज़ द ओरिजिनल रैपर, और ऐसी स्थिति में जो पहले कवर उसने यूज़ किया था उस डाक वस्तु को पोस्ट करने के लिए, दोबारा से जब उसको रीपोस्टिंग करेगा तब भी वो उसी रैपर का यूज़ किया जाता है, बट द यूज ऑफ अ फ्रेश रैपर इज प्रेफरेबली एंड इज रिकमेंडेड। लेकिन उसको बोला जाता है कि आप नए रैपर का यूज करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में आती हैं कंडीशंस फॉर वेरियस स्पेशल सर्विसेज इन लेटर पोस्ट, पत्र डाक में विभिन्न विशेष सेवाओं से संबंधित शर्तें। अब आप सोचेंगे हमने ये तो पहले भी कर लिया, वो हमने कर लिया था कंडीशंस ऑफ पोस्टिंग, किस तरह से आपने उनको बनाना है या पोस्ट करना है, जो भी आपकी फॉरेन पोस्ट में लेटर पोस्ट में आती हैं उनके बारे में, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के। लेकिन उनके लिए जो कुछ स्पेशल सर्विसेज होती हैं, विशेष सेवाएं होती हैं, हवाई मार्ग के माध्यम से भेजना है, तो उस सेवाओं की बात यहाँ पे की गई है। क्या क्या आएगा? जर्नल की बात करें, एयर मेल्स इन द इंटरनेशनल पोस्ट आर सब्जेक्टेड टू एडिशनल चार्जेस और स्पेशल कंबाइंड एयर कम पोस्टेज चार्जेस। अगर आपने किसी भी डाक वस्तु को हवाई डाक के माध्यम से भेजना है अंतर्देशीय डाक में, तो इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, जिसे क्या कहा जाता है? सरचार्जेस, अधिभार कहा जाएगा, या फिर स्पेशल कंबाइंड एयर कम पोस्टेज चार्जेस उसे कहा जाता है। विशेष संयुक्त वायु सह डाक शुल्क के अधीन होते हैं, मतलब ये चार्जेस आपसे
लिए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सरचार्जेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी, अधिभार के उद्देश्य से, यानी कि किसी भी डाक वस्तु के ऊपर जो सरचार्जेस लगाए जाते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ सरचार्जेस आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, लेखों को दो श्रेणियों में या दो वर्गों में बांटा गया है जिसे एलसी एंड एओ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हवाई मार्ग के माध्यम से अगर आपको कोई भी डाक वस्तु भेजनी है, कंबाइंड चार्जेस लगेंगे, एयर सरचार्जेस उसके ऊपर लगेंगे, और एयर सरचार्जेस लगाने के उद्देश्य से लेखों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं, एक एलसी आ जाएगी, दूसरी एओ आ जाएगी। एलसी में क्या आते हैं, लेटर और कार्ड आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलसी और एओ क्या हो जाएंगे, एलसी मतलब लेटर्स एंड कार्ड्स और एओ का मतलब अदर ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। इसमें प्रिंटेड पेपर्स भी आ जाएंगे, न्यूज़पेपर भी आ जाएंगे, स्मॉल पैकेट, और इसमें ब्लाइंड लिटरेचर भी आ जाएंगे। ठीक है, एलसी को लेटर एट कार्टस भी कहा जाता है, ऑर्डर सब्जेक्ट भी कहा जाता है। फॉरेन पोस्ट मैनुअल में फिर से आएगा, वहां के फिर से आपको ये समझा दिया जाएगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में आपको ध्यान रखना है, एलसी का मतलब लेटर्स एंड कार्ड्स, एओ का मतलब अदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अदर ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, प्रिंटेड पेपर, न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट और ब्लाइंड लिटरेचर। इन दो तरह से इसको श्रेणियों में बनाया गया, एक क्या आ जाएगी एलसी और दूसरे में क्या आ जाएगी एओ। एलसी में क्या आ जाएंगे, लेटर्स और कार्ड आ जाएंगे। एओ में क्या आ जाएंगे, आपके पास इसमें प्रिंटेड पेपर आ जाएंगे, इसमें न्यूज़पेपर, इसमें स्मॉल पैकेट और साथ में ब्लाइंड लिटरेचर। तो ये सारे ऑर्डर सब्जेक्ट में आ जाएंगे या अदर ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। तो क्यों इनका ग्रुप बनाया गया, ताकि जो एयर सरचार्जेस हैं उनको लगाया जा सके। For the purpose of fixing surcharges and combined charges, the countries and territories are divided into 4 zones and 5 groups। अब ऊपर देखो हमने क्या किया कि सरचार्जेस लगाने के उद्देश्य से लेखों को दो वर्गों में बांटा गया, दो ग्रुप्स में बांटा गया, एलसी एंड एओ। उसी तरह से सरचार्जेस लगाने के उद्देश्य से जो टेरिटरीज या कंट्रीज हैं, देश हैं या क्षेत्र हैं, उनको क्या किया गया है, 4 जोन और 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। लेकिन लेखों को 2 ग्रुप्स में, देशों और टेरिटरीज को 5 ग्रुप और 4 जोन्स में बांटा गया है। कौन सा देश किस जोन में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितने जोन और कितने ग्रुप्स में बांटा गया है। आगे चलते हैं एरोग्राम के बारे में। एरोग्राम इज अ कैटेगरी intended for transmission exclusively by air and has no corresponding category in the surface में। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एरोग्राम जो होते हैं, जैसे हमने इनलैंड पोस्ट में किया था फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स के बारे में कि लेटर्स आ जाएंगे, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में जब भी आपके फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स की बात की जाएगी उसमें कौन कौन आते हैं, इससे ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बार आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। फॉरेन पोस्ट में फर्स्ट क्लास आर्टिकल, लेटर, पोस्ट कार्ड और साथ में एरोग्राम आ जाएंगे। ठीक है, ये तीनों किसमें आ जाएंगे, फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स में आ जाएंगे। जैसे हमने एक वीडियो में भी किया था कि अगर फॉरेन कंट्री से कोई भी डाक वस्तु भारत में वितरित होने के लिए आती है और अगर वो फर्स्ट क्लास आर्टिकल है तो भारत के भीतर उसको मुफ्त हवाई पुनर्निर्देशन दिया जा सकता है। तो फर्स्ट क्लास आर्टिकल कौन से हो जाएंगे, एरोग्राम, आपके दूसरे पोस्ट कार्ड और साथ में कौन आ जाएंगे, लेटर आ जाएंगे। लेकिन इनलैंड लेटर कार्ड को मत कर देना, क्योंकि हमने किया था कि इनलैंड लेटर कार्ड का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में कम्युनिकेट करने के लिए। तो एरोग्राम के बारे में, एरोग्राम इज अ कैटेगरी इंटेंडेड फॉर ट्रांसमिशन एक्सक्लूसिवली बाय एयर एंड हैज़ नो कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी इन दी सरफेस मेल। तो इसको जो है विशेष रूप से क्यों बनाया जाता है, हवाई मार्ग से प्रसारण के लिए बनाया जाता है, यानी कि केवल एयर के माध्यम से, हवाई मार्ग के माध्यम से प्रसारित करने के लिए इसको बनाया जाता है। और सरफेस मेल में, सतह डाक में इसकी कोई भी समकक्ष श्रेणी नहीं है। जैसे हमने प्रिंटेड पेपर्स के बारे में किया, उसकी समकक्ष श्रेणी क्या आ जाएगी, आपके पास बुक पैकेट आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से बताया गया कि एरोग्राम की कोई भी समकक्ष श्रेणी नहीं है इनलैंड पोस्ट में, सतह डाक में कोई भी इसकी समकक्ष श्रेणी नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी नहीं है। आगे चलते हैं, व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड बाय सरफेस फॉर एनी रीजन इट इज ट्रीटेड एज लेटर। अगर आपने एरोग्राम को किसी भी वजह से क्या किया, सतह मार्ग के माध्यम से भेज दिया, तो इसको क्या किया जाएगा, पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसको लेटर माना जाएगा। एन एरोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर सुटेबली फोल्डेड एंड गम। अब ये जो एरोग्राम है, एक कागज़ की शीट होती है जिसे उपयुक्त रूप से मोड़ा जाता है और चिपकाया जाता है और भेज दिया जाता है। मैक्सिमम साइज व्हेन फोल्डेड शुड नॉट एक्सीड, और इसका मैक्सिमम साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीज़ जो है एमटीएस पोस्टमैन के एग्जाम में पूछी गई थी प्रीवियस ईयर में। अब पीए की तैयारी करने का ये बहुत फ़ायदा होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने पीए के सिलेबस में किए होते हैं, जो एमटीएस पोस्टमैन के सिलेबस में नहीं आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं आगे जरूर लेके जाते हैं एमटीएस या पोस्टमैन के एग्जाम में भी। तो मैक्सिमम साइज किसी भी एरोग्राम का 110 बाई
220 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसकी लंबाई जो है इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स विड्थ मल्टीप्लाई बाई √2। मतलब कि ये जो एरोग्राम रहेगा इसकी जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, या तो इसकी चौड़ाई गुना जो √2 है इसको करेंगे उसके बराबर, या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। और मिनिमम साइज़ की बात करें, जब भी एरोग्राम को फोल्ड किया जाएगा तो लेटर्स के लिए जो मिनिमम साइज़ निर्धारित है कितना है 90/140, वो हमने लेटर्स के लिए भी किया था कि कोई भी लेटर जो है इससे कम उसकी सतह का माप नहीं होना चाहिए, तो एरोग्राम के लिए वो ही न्यूनतम साइज निर्धारित किया गया है। एन एरोग्राम शुड नॉट वेट मोर देन 3 ग्राम, एरोग्राम का वजन 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। The front of the aerogram should be reserved for the address, the prepayment and service notes और लेवल। अब जो एरोग्राम की फ्रंट साइड होती है, सामने वाला जो हिस्सा रहता है वो किस चीज़ के लिए रहेगा, पता लिखने के लिए। उसके बाद प्री पेमेंट के लिए इनके पूरा भुगतान करने के लिए अपना डाक टिकट लगाइए, अपना फ्रैंकी मशीन इंप्रेशन लगाइए, किसी और तरह से जो भुगतान किया है उस चीज़ के लिए। साथ में कोई भी सर्विस नोट या लेवल जो चिपकाया जाएगा, इन सारी चीज़ों के लिए एरोग्राम का फ्रंट साइड जो है वो आरक्षित रहेगा, रिजर्व रहेगा। इट शुड वेयर द प्रिंटेड इंडिकेशन एरोग्राम। उसके बाद इसके ऊपर मुद्रित संकेत क्या होना चाहिए, प्रिंट किया हुआ एक संकेत होना चाहिए, एरोग्राम लिखा होना चाहिए। और साथ में एंड में आल्सो वेयर द इक्विवेलेंट इंडिकेशन इन द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री ऑफ रीजन। ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पढ़ लीजिए। ठीक है, या फिर जो भी कंट्री ऑफ रीजन है जहाँ से इसको भेजा जा रहा है उस देश में जो भी ज्ञात भाषा होगी उस ज्ञात भाषा में एरोग्राम के समकक्ष या उसके समान या इक्विवेलेंट कोई भी इंडिकेशन इसके ऊपर दी जा सकती है। No enclosures are allowed in an aerogram, nor should anything be attached to it except a form of advice of delivery acknowledgement where applicable। इसमें enclosure की अनुमति नहीं है, मतलब आप इसको किसी और लिफाफे में, रैपर में या किसी और चीज़ में इसको लपेट के या संलग्न करके आप नहीं भेजेंगे, ना ही इसके साथ कुछ और चिपकाया जा सकता है सिवाय आप इसमें एडवाइस ऑफ डिलीवरी के। एडवाइस ऑफ डिलीवरी इसके साथ लगाई जा सकती है। एडवाइस ऑफ डिलीवरी मैंने पहले भी बताया था, जैसे इंलैंड पोस्ट में एक्नोलेजमेंट होती है वैसे ही फॉरेन पोस्ट में उसको क्या कहा जाता है, एडवाइस ऑफ डिलीवरी कहा जाता है। तो जहां पर भी उचित होगा वहां पे एरोग्राम के साथ एडवाइस ऑफ डिलीवरी लगा के या संलग्न करके भेजी जा सकती है। एरोग्राम्स आर सब्जेक्ट टू कंबाइंड पोस्टेज कम एयर चार्जेस। और एरोग्राम जो है संयुक्त डाक सह वायु शुल्क के अधीन होते हैं। हम पहले भी कर चुके हैं, फर्स्ट ही वीडियो में हमने किया था कि एरोग्राम जो है इनके लिए एक अलग से चार्जेस निर्धारित किए जाते हैं। जैसे हमने किया था कि लेटर्स आपने भेजने हैं, पत्र भेजने हैं, तो उसको कैसे आपने भेजा, उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, उसको आपने सरफेस रूट के माध्यम से भेजना है, हवाई मार्ग के माध्यम से भेजना है, या स्पेशल सर्विसेज और आपको चाहिए, तो उसके अनुसार उसके ऊपर चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। लेकिन एरोग्राम के लिए पहले से ही पोस्टेज कम एयर चार्जेस निर्धारित किए जाते हैं, वही आपको देने पड़ेंगे। एरोग्राम नोट फॉलो कंडीशंस। अगर कोई भी एरोग्राम कंडीशंस का या शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, ट्रीटेड एज लेटर, तो इसे पत्र के रूप में माना जाएगा। एंड इट्स ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रीपेड। और इसका जो भुगतान या निपटान किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, प्रीपेड शुल्क की राशि पर निर्भर करेगा। यानी कि पहले आपने जो चार्जेस दे दिया उसके अनुसार फिर आगे जो भी कमी होगी वो आपसे वसूल की जाएगी। आगे चलते हैं, मेकअप ऑफ एयरमेल आर्टिकल्स की बात करें। हवाई डाक लेखों की बनावट किस तरह से होनी चाहिए। इन एडिशन टू बीइंग मेड अप एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी ऑफ द सरफेस मेल। जैसे आपने लेटर भेजना है, क्या तो अब लेटर को आप सतह डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, आप उसको एयर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो लेटर को बनाने के लिए, उसकी बनावट के लिए जो भी शर्तें हैं, मतलब जो भी कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी, जैसे लेटर है आपने सतह डाक में जो भी उसके लिए शर्तें पड़ी हैं, वही शर्तें अगर आप इस लेटर को एयर के माध्यम से भेजना चाहते हैं उसके ऊपर अप्लाई होंगी। एयरमेल आर्टिकल्स शुड बेयर, लेकिन इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, जो एयरमेल आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या होना चाहिए, ऑन दी टॉप लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एयरमेल आर्टिकल है, इसके टॉप लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रंट वाली साइड में आइदर स्पेशल ब्लू लेवल, या तो इसमें एक विशेष नीले रंग का लेवल यहाँ पे आपको लगाना है, या फिर स्टैम्प इंप्रेशन इन दी सेम कलर, या फिर सेम मतलब नीले कलर में आप एक मुहर की छाप लगा सकते हैं। और जिसके ऊपर क्या वर्ड होने चाहिए, बाय एयर लिखा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, पर एवियन। पर एवियन का मतलब क्या होता है, बाय एयर यहाँ पे, ठीक है, बाय एयर मेल यहाँ पे पर एवियन एक इंडिकेशन है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखना भूल गए, इसको आप सही कर लेना। यहाँ पे पर एवियन एक इंडिकेशन होती है जो इसके ऊपर लगाई जानी चाहिए। ठीक है, वो इंडिकेशन इसके ऊपर दी जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है पर एवियन, तो इसको अपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इफ नीड बी these words in hand written or type written capital letters with an optional translation in the language of the country of origin। यदि आवश्यक हो तो इन शब्दों को मूल देश की भाषा में, यानी कि जहां से इन्हें पोस्ट किया जा सकता है, वैकल्पिक अनुवाद के साथ हस्तलिखित या बड़े अक्षर में आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। However, in the case of items in standardized envelopes, a special label, stamp impression and indication must be applied on the
फ्रंट ऑफ द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर बीनीथ द सेंडर्स एड्रेस। हालांकि जो मानकीकृत लिफाफे होते हैं स्टैंडर्ड एनवलप्स होते हैं, मतलब उनका साइज एक स्टैंडर्ड का होता है, उनको जैसे ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग मशीन्स होती है वहाँ पे आसानी से उनकी छंटाई हो जाती है। तो उसके मामले में विशेष लेवल जो भी आप मोहर की छाप लगाएंगे या संकेत वगैरह देंगे वो कहाँ पे होने चाहिए, प्रेषक के पते के नीचे ऊपरी बाएं हाथ के कोने में सामने की ओर लगाए जा सकते हैं। तो ये पर एवन यहाँ पे कर लेनी है, पर ठीक है, इस तरह से AVION, ठीक है। इसके स्पेलिंग मैं आपको फिर भी बता दूंगा, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड एयरमेल कोरेस्पोंडेंस की बात करें, ऐसा एयरमेल पत्राचार जिससे आपने अवैतनिक या अपर्याप्त रूप से भुगतान करके भेजा है। तो अवैतनिक और अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए एयरमेल लेख जिनके बाहर प्रेषक का नाम और पता होगा उन्हें प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। क्यों वापस कर दिया जाएगा? ताकि जो भी डाक शुल्क में कमी है उसको पूरा करके वो प्रेषक उस डाक वस्तु को दोबारा से पोस्ट कर सके। Such articles will be forwarded by air if reposted with the requested stamps। अब ऐसी जो डाक वस्तुएं होंगी इनको बाद में बाई एयर फॉरवर्ड किया जाएगा, अग्रेषित किया जाएगा। अगर इनको जब दोबारा से पोस्ट किया जाता है तो जो भी मूल्य की डाक टिकट उसके ऊपर चाहिए उसको हवाई मार्ग के माध्यम से प्रेषित करने के लिए वो उसके ऊपर लगी होनी चाहिए। नोटिस ऑफ इनसफिशिएंट पोस्टेज पेस्टेड ऑन दी आर्टिकल, और साथ में उस आर्टिकल के ऊपर इनसफिशिएंट पोस्टेज के संबंध में एक नोटिस चिपकाया जाना चाहिए। However, in respect of articles posted in certain post office, the Department of Post itself makes good the deficiency and forwards the article to the destination, simultaneously issuing a notice to the sender to make good the deficiency। हालांकि कुछ मामलों में बोला गया है कि डाकघर क्या करता है, इसके ऊपर अगर कोई कमी है उस डाक शुल्क की कमी को खुद ही पूरा करेगा और उसको भेज देगा, लेकिन उस डाक शुल्क की कमी के लिए जो चार्जेस पोस्ट ऑफिस ने पूरे किए होंगे उन चार्जेस का भुगतान करने के लिए सेंडर को एक नोटिस भेजा जाता है। सच नोटिस शुड बी हैंडेड ओवर टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस अलोंग विद द पोस्टेज स्टैम्प्स टू कवर द डेफिशिएंसी एंड इंडिकेटेड इन द पोस्ट ऑफिस। और इस नोटिस में जो भी इंगित कमी होगी, यानी कि जो भी बताया गया होगा कि इतनी कमी है वो पूरी कर दी गई है, उसको डाक वस्तु को भेज दिया है, उसको पूरा करने के लिए डाक टिकटों के साथ इस तरह के नोटिस को निकटतम डाकघर में सौंपा जाना चाहिए। If the article do not bear the name and address of the sender, or if these cannot be easily ascertained, they will be treated as below। अब देखो दूसरी चीज़ बताइए, अगर उसके बाहर प्रेषक का नाम और पता नहीं, अगर प्रेषक का नाम पता है तो प्रेषक को वापस कर दिया या उसको नोटिस भेज दिया, किसी भी तरह से उस कमी को पूरा किया, लेकिन उसके बाहर अगर प्रेषक का पता नहीं है तो कैसे उसका निपटान किया जाएगा? सबसे पहले in the case of letters, cards and aerograms, if the postage paid represents at least 75% of the surcharges, in case of letters or 50% of combined charges in the case of postcard and aerogram, as the case may be, the article will be forwarded by air after being fixed taxed with the deficiency। सबसे पहले बताया गया लेटर, कार्ड और एरोग्राम के बारे में, मतलब फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स के मामले में अगर हम पहले लेटर्स को ले लें, पत्रों को ले लें, पत्रों के ऊपर जो डाक शुल्क का भुगतान किया गया है अगर वो सरचार्ज का अधिभार का 75%, यानी सरचार्ज तो आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि हवाई मार्ग के माध्यम से अभी आप इनको भेजना चाहते हैं, तो बताया गया कि इसके ऊपर जो पोस्टेज चार्जेस का भुगतान किया गया वो अधिभार का 75% है, या फिर वो आ जाएगा लेटर्स के मामले में, या फिर एरोग्राम या पोस्ट कार्ड के मामले में जो आपने पोस्टेज चार्जेस का भुगतान किया है कंबाइंड चार्जेस का वो 50% है। एज द केस में भी जो भी स्थिति है, इस तरह की जो भी कंडीशन बनती है, उस आर्टिकल को क्या किया जाएगा, कमी जो भी होगी कमी पूरी करने के बाद हवाई मार्ग के माध्यम से आगे भेज दिया जाएगा। तो यह आ जाएगा लेटर्स, कार्ड्स और एरोग्राम्स के बारे में। If postage paid is less than 75% of surcharge or 50% of combined charges, the article will be dispatched by surface। लेकिन जो आपने उसके ऊपर डाक शुल्क का भुगतान किया है वो सरचार्ज का 75% से कम है और कंबाइंड चार्जेस का 50% से कम है, तो ऐसी कंडीशन में उस डाक वस्तु को सतह डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। इफ अमाउंट प्रीपेड इज लेस देन दी चार्जेस ऑफ सरफेस आइटम, लेकिन उसके ऊपर जो आपने भुगतान किया है वो सतह मार्ग के माध्यम से भेजने के लिए भी कम पड़ रहा है। एरोग्राम बीइंग ट्रीटेड एज लेटर, तो एरोग्राम को पत्र की तरह माना जाएगा। देन दे विल बी टैक्स्ड एज फॉर सरफेस आर्टिकल, तो उनके ऊपर जो शुल्क लिया जाएगा वो सतह डाक के अनुसार लिया जाएगा, यानी कि सतह मार्ग के माध्यम से जो भेजे जाते हैं लेख उनके अनुसार लिया जाएगा। In case of other articles, if amount prepaid at least 75% of surcharge, then the article forwarded by air taxed with deficiency। उसके बाद बताएगा बाकी डाक वस्तुओं के मामले में, लेटर, एरोग्राम और पोस्ट कार्ड के मामले में हो गया। बाकी डाक वस्तुएं जो भी बच जाती है उनके मामले में अगर इनके ऊपर भुगतान किया गया शुल्क सरचार्ज का कम से
75% से कम है तो उस डाक वस्तु के ऊपर जो भी कमी होगी उसके अनुसार शुल्क लगाया जाएगा और उसको हवाई मार्ग के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इफ़ द अमाउंट प्रीपेड इज लेस देन 75%, लेकिन आपने जो शुल्क का भुगतान किया है वो 75% से कम है, बट मोर देन पोस्टेज रिक्वायर्ड फॉर फॉरवर्डिंग बाय सरफेस, लेकिन सरफेस रूट के माध्यम से भेजने के लिए जो चार्जेस चाहिए उससे ज़्यादा ही है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल को सरफेस रूट के माध्यम से भेजा जाएगा। अगर पोस्टेज चार्जेस का अपना जो पूरा भुगतान किया है वो अधिभार के 75% से भी कम है और चार्जेस से कम है और सरफेस रूट के माध्यम से भेजने के लिए वो चार्जेस कम पड़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, अग्रेषित नहीं किया जाएगा। तो ये आ जाएगा एयरमेल आर्टिकल्स के बारे में और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्मॉल पैकेट के बारे में आ जाएगा। स्मॉल पैकेट के साथ साथ और हमने आज क्या कर लिया, लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेने। और वीडियो में ये नहीं बोलूँगा कि आपको ये याद नहीं करने, आपको सिर्फ ये समझने हैं और अच्छे से पढ़ लेने हैं। जब हम क्वेश्चन पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे यही आपको बड़े आसान लगेंगे, यही आपको लगेगा एग्जाम में जाके कि हमने हर जगह पे पढ़े हुए हैं, तो उसके अनुसार आपने पढ़ना है। और बाकी डाउट हो या गलती नजर आए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।